जो कॉर्डेटा है, मतलब फाइलम कॉर्डेटा है, जो 5 मेन चीजें, जो 5 मेन फीचर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अभी मैम आ गई हैं तो मैं मैम आई इनबॉक्स में बता दूंगी। मैम आपका माइक बंद है अगर आप पढ़ा रही हैं तो। मैम आवाज नहीं आ रही, बंद है। हाँ जी, दोबारा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करे अब ना कटे। 3 चैम्बर्ड हार्ट की मैं बात कर रही थी कि हमारे पास जो एम्फीबियंस हैं, क्योंकि ये फिशेस से हायर हैं। फिशेस में आपके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये बात भी याद रखनी है आपने। पाइसेस भी हम कहते हैं फिशेस को, क्लास पाइसेस। स्पाइसेस उनका ग्रुप कह लो, उनके अंदर क्लास कॉन्ड्रिक थी, जोस्टिक थी, और क्लास आपके पास कौन सी थी? एगनेथन में फिर क्लास मिक्सनी और क्लास फेलोडेस्मॉर्फी आ जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर अगर बात करते हैं, 4 लिम्ड हैं या टेट्रापोड्स हैं। दे हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो कि वाटर से आती है। स्पर्म और एग ये वाटर में रिलीज कर देते हैं, उसके बाद वहाँ पर उनके जो है ब्रीडिंग सीजन में उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फिर उनकी लार्वल स्टेज होती है और फिर उनकी एडल्ट स्टेज होती है। ये किसका माइक ऑन है भाई? आवाज आ रही है मेरी? जी मैम जी आ मैम आ रही है। एक मिनट में जरा ये माइक देखूं जी। नोट कर रही हूँ मैं अभी फिलहाल आप सबको। थ्री चैम्बर्ड हार्ट का मतलब है, क्या मतलब है जी इसका? फिशेज में 2 चैम्बर्ड हार्ट था, एक वेंट्रिकल और एक आर्ट्रियम था। इनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट है, एक वेंट्रिकल और एक वेंट्रिकल और 2 आर्ट्रियम इसके अंदर हो जाएंगे 3 चैम्बर्ड हार्ट में। ग्रुप्स में मैंने आपको बताया, फ्रॉग को हम एनोरेंस भी कहते हैं। टेल लेस एम्फीबियंस हैं, सलमेंडर्स हैं, इनका दूसरा नाम न्यूट्स है या यूरोडिलियन इनको कहते हैं। ये टेल पोजेस करती हैं। इनके आगे से 2 ग्रुप्स हैं, सलमेंडर आईडी और प्लेटोटोन डाइडी, इस तरह से कोई है, वो अब मुझे लगता है मेरी भी स्पेलिंग खराब हो रही है। और सिसिलियन ये तीसरा ग्रुप है, ये आपके पास नीडल लाइक होते हैं या वॉर्म लाइक एम्फीबियंस होते हैं। ठीक है, ये तीनों ग्रुप्स आपने याद रखने हैं। अब हमारे पास जो इनके अंदर एक और चीज़ जो डिफरेंट है वो है इनकी गैसेस एक्सचेंज। इनके अंदर 3 तरह से गैसेस एक्सचेंज होती है। दे रेस्पायर थ्रू गिल्स, दे रेस्पायर थ्रू लंग्स, दे रेस्पायर थ्रू स्किन। गिल्स ज़्यादातर जो ये रेस्पायर करते हैं ये लार्वल स्टेजेस में करते हैं। फिर लार्वा जब मेटामॉर्फोज होकर एडल्ट में जाता है तो दे यूज टू रेस्पायर थ्रू लंग्स एंड स्किन। लंग्स की जो रेस्पिरेशन है, क्योंकि इनको स्किन की रेस्पिरेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी ये पहला ग्रुप है जिसके अंदर लंग्स आए हैं, पीछे कहीं पर भी लंग्स नहीं थे। लंग्स इस पहले ग्रुप में पहली दफ़ा मतलब इस ग्रुप में आए, तो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई नहीं थे। लंग्स आर सिंपल टू एयर सैक्स जिनके अंदर गैसेस एक्सचेंज हो रही थी। तो लंग्स उतने हाईली डेवलप नहीं है, लंग्स उतने हाईली मॉडिफाइड नहीं है जिस तरह से आपके पास ह्यूमंस के अंदर या मेमल्स के अंदर या बर्ड्स के अंदर लंग्स हैं। तो इसकी वजह से फिर इनको एक एक्सेसरी जो अल्लाह ताला ने एक एबिलिटी दी कि ये स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं, ताकि अगर वहाँ से लंग्स के थ्रू अच्छी रेस्पिरेशन की कंपनसेशन नहीं हो रही तो वो स्किन के थ्रू रेस्पायर करेंगे। लंग्स की जो रेस्पिरेशन है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन है उसको हम क्या कहते हैं जी? और एक हमारे पास जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन है उसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और गिल्स के थ्रू वाली रेस्पिरेशन का नाम मेरे जहन से बुरी तरह से निकल गया है, लेट मी रिमाइंड इट। और एक इनके अंदर तीसरी रेस्पिरेशन एक और भी होती है,
जिसको हम कहते हैं बको फेरेंजियल रेस्पिरेशन। बको फेरेंजियल गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन है उसको गिल वेंटिलेशन कहते हैं। गिल वेंटिलेशन है एक तो एक, लेकिन आपने याद रखना है कि गिल्स के थ्रू ये लार्वल स्टेज में जो है रेस्पायर करते हैं। अडल्ट स्टेज में इनके अंदर जो मैकेनिज्म है वो थ्रू स्किन है, थ्रू बकल कैविटी है और थ्रू इनके लंग्स है। जब स्किन के थ्रू रेस्पायर कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जब बकल कैविटी के थ्रू रिस्पायर कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, मतलब अपनी बकल कैविटी को वो खुला रखते हैं और उसके थ्रू गैसेज एक्सचेंज हो जाती हैं। और जब लंग्स के थ्रू रिस्पायर कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये तीनों रेस्पिरेशन है इनके अंदर। अब आगे आ जाए, हम यूरोडीनियंस या सलमेंडर्स को देख लेते हैं। इनको टेल्ड एम्फीबियंस भी कहते हैं, सलमेंडर्स हैं। ये ज़्यादातर वाटर में रहती हैं। ज़्यादातर स्पीशीज गिल्स को एडल्ट स्टेज पे भी प्रोसेस करती हैं, सिर्फ सलमेंडर्स के अंदर। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब में गिल्स हों, और स्किन के थ्रू ये सब रिस्पायर करते हैं। वाटर लिविंग होती हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट आ जाती हैं एपोडा, या जिनको मैंने अनोरेंस कहा, टेल लेस एम्फीबियंस जिसमें आते हैं। इसमें फ्रॉग्स और टोड्स आ जाते हैं। फ्रॉग वाटर लिविंग होते हैं, टोड जो है वो लैंड पे आपको नजर आते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। टोड ज़रा बड़ा होता है, फ्रॉग ज़रा छोटा होता है। टेल लेस वंस एनोरेंस या एपोडा आप इनको कहते हैं। They have well developed lungs as compared to salamanders. They lack diaphragm. डायफ्राम एक मस्कुलर शीट होती है, आपको पता है, जो कि स्ट्रेट हो जाती है जब आप एयर को अंदर लेके जाते हो। तो ये डायफ्राम उनके अंदर नहीं होता। मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है, केराटिनाइज स्किन है। केराटिनाइज स्किन, केराटिन क्या है जी? केराटिन एक प्रोटीन है जो कि आपके नेल्स और हेयर में प्रेजेंट है, और इनकी स्किन केराटिनाइज होती है जो कि उसको प्रोटेक्शन के लिए हार्ड होती है थोड़ी सी स्किन, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके उनको। ज़मीन पे जो रहते हैं तो उसके लिए फिर उनको हार्ड स्किन होना ज़रूरी है। यही केराटिनाइज्ड आप स्किन आपको रेप्टाइल्स में भी मिलती है। यही केराटिनाइज्ड नेल्स और आपके पास जो हेयर हैं, ये स्ट्रक्चर हमारे पास भी है। तो बेसिकली केराटिन इज अ प्रोटीन जो कि स्किन में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, ये स्किन को एब्रेसिव डैमेज से बचाता है और उसको जो है वो वाटर प्रूफ बना देता है। टूवर्ड्स मस्ट स्टिल रिटर्न टू वाटर टू ले एग्स। लैंड पर रहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें वाटर में जाना पड़ता है एग्स के लिए, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए। ये हो गए एनोरेंस। तीसरे हैं सिसिलियंस, इनको लेगलेस एम्फीबियंस भी कहते हैं। एनोरेंस को टेल लेस कहते हैं, यूरोडिलियंस को टेल एम्फीबियंस कहते हैं, एनोरेंस को टेल लेस कहते हैं, और सिसिलियंस को लेगलेस एम्फीबियन कहते हैं। मैंने बताया वॉर्म लाइक इनकी बॉडीज होती हैं। सिसिलियन के अंदर हमारे पास यहाँ जो पीछे आपने फ्रॉग्स देखे या आपने पीछे उसे यूरोडिलियंस देखे, उन सब के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होती। लेकिन 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 हमें सिसिलियंस की कुछ फैमिलीज या कुछ ग्रुप्स ऐसे मिलते हैं, कुछ स्पीशीज ऐसी मिलती हैं जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। या वो क्या करती हैं, वो एग ले करके, तो उनके वो, जैसे आपने हनी बी में देखा कि वो स्पर्माथिका में स्पर्म स्टोर करती है और एग फिर उसको वहाँ पर जो है वो फर्टिलाइज करता है। इसी तरह से इनके अंदर भी कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनके अंदर एग जो है वो वहीं रहता है और स्पर्म जो है वो इजैकुएट कर कर उस स्टोरेज ऑर्गन में स्टोर हो जाता है और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन रेयर स्पीशीज के अंदर reproduction must occur in water. Most species undergo metamorphosis. Metamorphosis का आप सबको पता है, conversion of larval stage into adult stage. Metamorphosis का क्या मतलब होता है जी? कि जो लार्वा होता है, लार्वा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं करता, लार्वा रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होता। तो बेसिक जो चीज़ होती है मेटामॉर्फोसिस में, वो ये होता है कि वो उसके अंदर सेक्सुअल एबिलिटी आ जाती है रिप्रोडक्शन की। वो रिप्रोड्यूस करने की जब एबिलिटी उसकी अटेन कर लेगा तो हम उसको एडल्ट कहते हैं। और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ क्या होती है कि वो अपनी बॉडी और फॉर्म में जो भी उसने चेंज लानी होती है वो ले आता है। देन वी कॉल इट मेटामॉर्फोसिस। और उसके बाद आता है, अगर मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट ना हो तो उसको सूडो मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। उसके अंदर वो जो लार्वा है वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करता, अपने सेक्सुअली एबिलिटी उसको अटेन कर लेता है, लेकिन रहता वो उसी तरह से फिश लाइक है फ्रॉग के अंदर, तो उसको हम सूडोमॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है। लार्वा स्टेज टैडपोल इज यूजुअली एन एक्वेटिक हर्बीवोर। अब जो लार्वा है इसका वो क्या है, हर्बीवोर है। और टैडपोल टेल लाइक है। लेग रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स, मैंने बताया। और इसके अंदर जो गिल्स होते हैं वो एक्सटर्नल गिल्स होते हैं। ये बात भी याद रखनी है आपने कि एम्फीबियंस का जो लार्वा होता है उसके अंदर जो गिल्स होते हैं वो एक्सटर्नल गिल्स होते हैं। ठीक। डेवलप्स इनटू टेट्रापोड एडल्ट यूजुअली कार्निवोर्स। जो याद रखने वाली क्या बात है, जब उसका जो लार्वल फॉर्म है वो हर्बीवोर है,
जो उसकी अडल्ट फॉर्म है वो कार्निवोर इंसेक्ट्स वगैरह पे फीड करती है। ये हो गए एम्फीबियंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ जो कि है रिप्टाइल्स का। रिप्टाइल्स में आपने जो बात याद रखनी है, प्योरली लैंड एनिमल्स हैं, इनका वाटर से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह ताला ने जो आहिस्ता आहिस्ता देखें आप, इसमें भी कितनी सिमिट्री है। पहले फिशेज हैं, वो प्योरली वाटर लिविंग है, फिर उनके अंदर एवोल्यूशन होती है, वो लैंड पे आना शुरू किया, लेकिन अभी भी उनकी रिप्रोडक्शन जो है वो वाटर पर डिपेंडेंट है। फिर उन्होंने अपने आप को इतना अडॉप्ट किया कि वो कम्प्लीटली लैंड पर रहना शुरू हुए एनिमल्स, और उसको फिर आप कहते हो कि ये टेरिस्ट्रियल ओरिजिन, कंप्लीट टेरिस्ट्रियल ओरिजिन का आगाज़ होता है। ये प्योरली लैंड डिपेंडेंट है। रिप्टाइल्स जो हैं इनके अंदर थिक केराटिनाइज स्किन होती है। ज़ाहिर है ज़मीन पे रहना है तो सख्त हालात को झेलना है, सख्त हालात को झेलना है, गर्मी को झेलना है। वाटर नहीं है तो ड्राइनेस का बहुत खतरा है, होम्योस्टेसिस में वाटर लॉस का बहुत खतरा है गर्मी में। तो उन सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, ये रेप्टाइल्स के अंदर हम देखते हैं। इनकी स्किन बड़ी हार्ड होती है, इनकी स्किन पे स्केल्स होते हैं, इनकी स्किन पे आपको एक लेदरी अपीयरेंस नज़र आती है, खुरची खुरची सी स्किन होती है इनकी, सख्त स्किन होती है, कैरेटिन की हैवी डिपोजिशन होती है ताकि वाटर लॉस ना हो सके, इसको ड्राइनेस से बचाया जा सके, किसी डैमेज से बचाया जा सके। तो ये भी रेप्टाइल्स के अंदर एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ एमनियोटिक लाइनेज का यहाँ से आगाज़ हो रहा है। पीछे आपके जो फ्रॉग के एग्स थे वो शेल्ड एग्स नहीं थे, जेली लाइक एग होते हैं। वो कीमोफ्लेज करता है, वो एग्स जो हैं वो जेली लाइक होते हैं, क्योंकि वो वाटर में रहते हैं तो पानी में उसको किसी भी खुश्की का खतरा नहीं है। यहाँ पर रेप्टाइल्स में आप देखेंगे ये शेल्ड एग स्टार्ट करेंगे। शेल्ड एग क्यों ज़रूरी है? जब ज़मीन पर अंडे देने हैं तो वो ज़मीन पर तो ड्राइनेस का ही बहुत खतरा है। वो एग जो है अगर वो ऐसे ही दे देंगे तो वो तो ड्राई हो जाएगा, तो उसके लिए फिर उसको शेल्ड एग का एवोल्यूशन हमें यहाँ पर नज़र आता है। एमनियोटिक एग्स भी हम उनको कहते हैं। यहाँ आप कहते हो कि एमनियोटिक लाइनेज का आगाज़ यहाँ से हुआ। एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइस, ये 3 लेयर्स होती हैं एम्ब्रियो की, जिस जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद यहाँ पर ये तीनों लेयर्स एग की जो है ये यहाँ से शुरू होती हैं। फिर ये एमनियोटिक लाइनेज रेप्टाइल्स में भी है, ये एमनियोटिक लाइनेज बर्ड्स में भी है, और ये एमनियोटिक लाइनेज मेमल्स में भी है। 3 लेयर्स हैं, एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइस, जो कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको शेल एग की ओरिजिन नज़र आता है, ये भी एमनियोटिक लाइनेज की करेक्टर है। और जितने भी रेप्टाइल्स बर्ड्स हैं उनके अंदर शेल एग होता है। जो एग लेइंग मेमल्स हैं दे आल्सो गिव शेल एग्स, तो वो ये भी एक एमनियोटिक लाइनेज का आगाज़ यहाँ से होता है। और उसके साथ साथ हमारे पास इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि वाटर पर डिपेंड नहीं करते। दे आर कोल्ड ब्लडेड एक्टोथर्म्स। एंड कोल्ड ब्लडेड कौन होते हैं? जो अपने आप को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ ढाल लेते हैं, जिनका अपना कोई होम्योस्टेसिस नहीं होता, जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्टीन्यूसली चेंज करते हैं इन ऑर्डर टू रिलेट विद द इन्वायरमेंट। इसीलिए रात को बाहर निकलते हैं, दिन को बाहर नहीं निकलते ज़्यादातर, बिकॉज दे कैन नॉट मैनेज दैट टेम्परेचर फॉर देयर बॉडी। और उसके साथ साथ एक और बात आपने याद रखनी है कि जो आपके पास फिशेज हैं वो भी कोल्ड ब्लडेड हैं या एक्टोथर्म्स हैं। इसी तरह से एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड या एक्टोथर्म्स हैं, और रेप्टाइल भी कोल्ड ब्लडेड या एक्टोथर्म्स हैं। लेकिन बर्ड्स और मैमल्स जो है वो एंडोथर्म्स हैं। वो बाहर के टेम्परेचर से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उनकी बॉडी का एक अपना कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। बट एक्टोथर्म्स यानी जो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और फिशेज हैं वो अपने आप को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करती हैं। दे आर कॉल्ड एज एक्टोथर्म या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। उसके बाद आपके पास आ जाता है अच्छा जी, अब हम इसको देख लेते हैं। इनके अंदर लीजर्स आती हैं, इनके अंदर स्नेक्स आते हैं, टर्टल्स आते हैं, क्रोकोडाइल्स आते हैं। टर्टल के ग्रुप को हम कहते हैं टेस्टूडियंस। टेस्टूडियंस, टेस्ट, TESTTUDI, टेस्ट का मतलब है शेल। तो टर्टल के ऊपर आपने देखा एक शेल होता है जिसको हम कैरापेस कहते हैं, तो वो शेल की वजह से हम इनको टेस्टूडियंस कहते हैं। टर्टल और टॉर्टाइस ये दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। इसी तरह से जो स्लीजर्स और स्नेक्स हैं ये दोनों जो हैं इनको हम सोरिया और सर्पेंटीन्स कहते हैं। ये भी उसके जो हैं ग्रुप के अंदर आती हैं। लीजर को सोरिया कहते हैं, दूसरे स्नेक्स को हम सर्पेंटीन्स कहते हैं। इसी तरह क्रोकोडाइल्स को हम क्रोकोडिलियंस कहते हैं। तो ये जो है बेसिकली ये 3 क्लासेस हैं। लीजर्स और स्नेक्स जो हैं वो एक ही ग्रुप के हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो टर्टल्स और टॉर्टोइसेस का, जिनको हम टेस्टूडियंस कहते हैं। तीसरा ग्रुप हमारे पास क्रोकोडाइल्स का, जिनको हम क्रोकोडिलियंस कहते हैं। क्वालिटी इनकी भी बात हो गई। 7000 इनकी स्पीशीज मैम लिजर्ड और स्नेक एक ही ग्रुप में आते हैं। और उनको को क्या कहते हैं? लिजर्ड का जो कॉमन हम उसको नेम देते हैं वो हम देते हैं सॉरियंस, सॉरिया, सॉरियंस या सॉरिया, ठीक है। और जो स्नेक्स हैं उनको हम कहते हैं सब क्लास सर्पेंटीज, सर्पेंटीज, ठीक है, स्नेक्स के लिए यूज करते हैं।
उसके बाद आप आगे आते हो, केराटिन भी हो गया, केराटिन वाटर प्रूफ एमनियोटिक एग की बात हो गई, इंटरनेट फर्टिलाइजेशन की बात हो गई, एक्टोथर्म की बात हो गई। रिप्टाइल्स कैन रेगुलेट देयर बॉडी बाय बिहेविंग, ज़ाहिर है जब उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर से मैच करेगा, उनकी बॉडी का अपना कोई एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर नहीं होगा, तो उनको इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। उसमें वो बास्किंग करते हैं, उसमें वो स्विमिंग करते हैं। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स उनकी लोअर होती हैं वार्म ब्लडेड एनिमल से, क्योंकि वार्म ब्लडेड एनिमल की ज़्यादा क्यों होती है, बिकॉज उन्होंने अपनी बॉडी की हीट खुद ही जनरेट करनी होती है। खुद ही हीट जनरेट करने के लिए मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होना जरूरी है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होने के लिए फूड रिक्वायरमेंट उनकी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन क्योंकि इन्होंने एक्सटर्नल हीट को एब्जॉर्ब करना होता है, तो उसकी वजह से इनकी फूड रिक्वायरमेंट उनकी निस्बत कम होती है। बास्किंग क्या होती है? बास्किंग की आपकी क्लास में मेरे ख्याल में एक बात हुई थी। एनिमल अपने आप को पोजीशन इस तरह कर लेते हैं कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सर्दियों में फिशेस भी, सॉरी फिशेस कह रही हूँ, रिप्टाइल्स जो हैं वो बास्किंग करते हैं। इट इज़ अ मैकेनिज्म टू रेगुलेट देयर टेम्परेचर, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और मेटाबॉलिज्म उससे उनका तेज़ होता है। ज़्यादातर फूड लेने के बाद जो है वो बास्ट करते थे ताकि हीट को एब्जॉर्ब किया जा सके और उससे मेटाबॉलिज्म को तेज़ किया जा सके ताकि फूड जो है वो डाइजेस्ट हो सके। समझ आ गई बात? नेक्स्ट देखते हैं हम इनकी फर्दर एमनियोटिक एग की, जो मैंने आपसे बात की थी। कोरियन, एमनियन और एलेंटॉइस, ये तीनों लेयर्स आपको नजर आ रही हैं। इधर योक सैक आपको नजर आ रही है, योक सैक इनके अंदर होती है। शेल्ड एग जो है, शेल ग्लैंड्स होते हैं। ये अम्बिकल स्टॉक है और ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो का मतलब इन तीनों लेयर्स ने, योक सैक में फूड होती है उसकी, एम्ब्रियो की, ठीक है। और शेल जो है वो एक्सटर्नल कवरिंग होती है जिसने उनको कवर किया था। तो ये तीनों चीजें इसमें होती हैं। मॉडल रिप्टाइल में मैंने आपको बताया ये चिलोनिया जिसको कह रहे हैं, चिलोनिया का दूसरा नाम है टेस्टूडियंस। ऑर्डर चिलोनिया या ऑर्डर टेस्टूडियन हम इसको कह सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो है वो इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इनहेबिटर दोनों में, अब याद ये रखना है जो टर्टल्स हैं वो इक्वेटिक हैं, जो टॉर्टोइसेस हैं वो टेरेस्ट्रियल। टर्टल लिव्स इन वाटर एंड टॉर्टोइसेस आर बेसिकली टेरेस्ट्रियल। ये आपको शोर बेड्स पे मिलते हैं या आपको ज़मीन पर मिलते हैं, दरियाओं के किनारों पर, प्योरली पानी में नहीं रहते। लेकिन टर्टल जो होते हैं वो सी में ज़्यादातर रहते हैं, वो एक्वेटिक ज़्यादा मरीन होते हैं, ठीक है। आर herbivores, carnivores and omnivores characterized by possessing the dorsal shell, जिसको हम कैरापेस कहते हैं। साथ जो दूसरा शेल नीचे वाला होता है उसको हम प्लेस्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। दो शेल से ये मिलकर बना होता है कैरापेस एंड प्लेस्ट्रॉन। और इसके साथ साथ इनकी ये जो कैरापेस है ये बेसिकली इसकी वर्टिब्रल कॉलम की एक्सटेंशन होती है, जो कि इसका वो पूरा शेल बना देती है। और इसी तरह रिब केज जो है वो शेल ऊपर और नीचे वाला, यानी इनकी वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज जो है यानी इसकी स्केलेटल मॉडिफिकेशन है जिसका शेल बनाती है। नाम इनका है जिटेस्टूडियन या चिलोनिया। हर्बीवोर्स हो सकते हैं, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स हो सकते हैं। इंटरनल ही फर्टिलाइजेशन इनके अंदर भी होती है। शेल एग ले करते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट है इनका भी, ठीक है। अब आगे आते हो जब आप स्क्वामेटा पे, ऑर्डर स्क्वामेटा पे मैंने आपको बताया दोनों चीज़ें आती हैं। सर्पेंटीज और सर्पेंटीज स्नेक्स होते हैं। सर्पेंटीज सर्पेंटीज स्नेक्स के लिए हम यूज़ करते हैं सब ऑर्डर, और लिजर्ड्स के लिए है सब ऑर्डर सॉरिया, ठीक है। लिजर्ड्स का है सब ऑर्डर सोरिया और स्नेक्स का है सब ऑर्डर सर्पेंटीज, और ये दोनों आते हैं किसके अंदर? ऑर्डर स्कोमेटा के अंदर। इसमें जो है हमारे पास स्मॉल एनिमल्स हैं या जो हैं वो स्नेक्स भी इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं। स्मॉल मोनिटर जो है ये लिजर्ड्स होती हैं, ठीक है। एंड देयर रिलेटिव्स कैन ग्रो अप टू 6 फीट इन लेंथ। हर्बीवोर्स भी होते हैं, कार्निवोर्स भी होते हैं, ओमनिवोर्स भी होते हैं। हाइबरनेशन इनके अंदर होती है। बाकी कैरेक्टर वही रहने हैं कि 3 चैम्बर्ड हार्ट है। जहाँ भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा वो मैं आपको बता दूंगी। इन्हीं में एक ग्रुप है क्रोकोडाइल का जिनके अंदर जो है वेंट्रिकल सेपरेट होना शुरू हुआ और उसके अंदर वेंट्रिकल की सेपरेशन हमें नजर आती है क्रोकोडाइल में कि वो कम्प्लीटली सेपरेट हो गया था वेंट्रिकल। बाकी सब में बहुत पार्शियल सेपरेशन थी। तो हम कहते हैं कि क्रोकोडाइल से आगे जो है वो फिर 4 चैम्बर हार्ट की एवोल्यूशन होती है। हाइबरनेशन में आपको बता रही थी, हाइबरनेशन क्या होता है? एनिमल जो है वो हाइबरनेट कर जाते हैं सर्दी के अंदर, और वो उनका मेटाबॉलिक अपनी हीट को बहुत कम कर लेते हैं, अपनी नीड्स को बहुत कम कर लेते हैं, एनर्जी नीड्स को, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और उसके बाद जब हालात नॉर्मल होते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं। इसको हाइबरनेशन कहते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक हीट लो कर लेते हैं, अपनी मेटाबॉलिक हीट कम हो जाती है, फूड इंटेक कम, केव्स और बरोज में जाके रहने शुरू कर देते हैं। इसी तरह से हाइबरनेशन के साथ साथ समर स्लीप भी होती है उनकी। समर में जो है वो हाइबरनेट जिस तरह से करते हैं तो उसको हम समर स्लीप कहते हैं। इसके बाद आगे आ जाएं आप, इसमें आपके लिजर्ड आ गया, ड्रैगन एंड ऑल और जो भी चीज़ें हैं। फिर ये आपके पास स्नेक्स आ जाते हैं जो कि सर्पेंटीन से बिलोंग करते हैं।
तीसरी चीज आ जाती है ऑर्डर क्रोकोडिलियन की। इनके अंदर रिप्टाइल कैन ग्रो अप टू 15 फीट इन वेट ओवर अ 1 टन। ये ट्रू रिप्टाइल्स हैं, ये वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट और डायनासोर के ये जो हैं वो रिश्तेदार हैं। इनके अंदर जो 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता बल्कि 4 चैम्बर्ड हार्ट। इनके अंदर आप इनका इनका करेक्टर है ये कि इनके अंदर आपकी वेंट्रिकल की सेपरेशन या पार्टीशन कंप्लीट होती है। क्रोकोडाइल्स में वेंट्रिकल की पार्टीशन कंप्लीट होती है। तो क्रोकोडाइल रिप्टाइल का वो ग्रुप है जिनमें आपको 4 चैम्बर हार्ट मिलता है। पीछे दोनों में 3 चैम्बर हार्ट था। आप ये कह सकते हो कि एवोल्यूशन शुरू हो गया हुआ था, लेकिन मिक्सिंग थी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वेंट्रिकल के अंदर। आगे जाके आपको वो मिक्सिंग नहीं नजर आएगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नेक्स्ट देखें एव्स को या बर्ड्स को। बर्ड्स जो हैं ये इनके अंदर जो एक चीज़ डिफरेंट है वो फेदर्स हैं। इनके अंदर आपके पास फेदर्स हैं, इनके पास एमनियोटिक एग्स हैं, ठीक है। इनकी जो एक एडॉप्टेशन जो डिफरेंट है, एक तो फेदर्स की है, दूसरी जो एडॉप्टेशन है वो इनके लंग्स की है। इनकी लंग्स में जो है ना एयर स्पेसेस होती हैं और इनकी पूरी बॉडी में ऐसे करके ना ऐसे करके एयर स्पेसेस फैली होती हैं और वो खुद सारी ब्लड वेसल्स के पास जा रही होती हैं, ब्लड वेसल्स से कनेक्शन में होती हैं। उनके ब्लड को बहुत लंबा सफ़र करके लंग्स के पास नहीं आना होता, क्योंकि उन्होंने उड़ना होता है। उसके लिए उन्हें ज़्यादा मेटाबॉलिक हीट जनरेट करनी है और वो मेटाबॉलिक हीट जनरेट करने के लिए इतना लंबा रास्ता तय करके तो उनको एफिशिएंसी जो है वो अफेक्ट होती है। तो उसके लिए इनमें क्या होता है कि अगर ये बर्ड है, जैसा भी बने आप, चलो ये टॉर्टाइस ज़्यादा लग रहा है, बर्ड कम लग रहा है, तो इसकी पूरी बॉडी में ऐसे एयर सैक्स फैली होती हैं और उसके गिर्द कैपिलरीज का जो है वो नेटवर्क होता है, ठीक है। तो वो क्या है, इसके अंदर ये एयर सैक्स की जो एवोल्यूशन है ये एक नई चीज़ है जो कि पीछे भी नहीं है और आगे भी कहीं नहीं है। दूसरी बात इनके अंदर जो डिफरेंट है वो है इनकी बोन्स जो हैं वो लाइट वेट होती हैं, लाइट वेट बोन्स हैं इनकी। क्यों? अंदर से हॉलो होती हैं और हॉलो की वजह से उनका वजन कम होता है और लाइट वेट बोन्स भी एक एडॉप्टेशन है इनकी उड़ने के लिए, ठीक है। एमनियोटिक एग है, केराटिन है, फेदर्स हैं। ये केराटिन जो है बेसिकली ये इनके फेदर्स इससे बने हुए हैं और वो इंसुलेशन और फ्लाइट दोनों में हेल्प करी। इंसुलेशन वाटर से बचाती है, एब्रेसिव डैमेज से बचाती है। इनके फेदर्स के ऊपर एक फैटी लेयर होती है जो उसको जो है वो वाटर के डिस्ट्रॉय वाटर के निकलने से बचा देती है, ठीक है। हनी कॉम लाइक लाइट बोन स्ट्रक्चर है इनका और बाकी वही चीज़ें। और ये मीजोजोइक एरा में इवॉल्व हुए थे। फेदर्स आप देख सकते हो, हमारे पास जो फेदर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बीक की टाइप्स हैं। ये करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से बेशक ना करो। सम ऑर्गन जिनके अंदर एब्सेंस है वो ये फीमेल यूजुअली हैव वन ओवरी। इनके टीथ नहीं होते बर्ड्स के। इनके अंदर गीजर्ड होता है। गीजर्ड क्या है? गीजर्ड गीजर्ड मैं कैसे बताऊं? कभी पिजन की डायसेक्शन की है? यस मैम। मैम जिसमें वो टेम्परेरी तौर पे स्टोर करता है यस खाना, फिर यस, ऐसा ऐसा बिल्कुल डाइजेशन बिल्कुल होती रहती बिल्कुल है। बिल्कुल, गीजर्ड पर है। वो तो कॉकरोच में भी होता है। हाँ जी, कॉकरोच में भी होता है और बर्ड में भी होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। गीजर जो है उसमें वो थोड़ी सी देर के लिए स्टोर करता है खाने को, इसमें एब्डोमेन के रीजन में होता है और उसके बाद इनके अंदर बीक जो है इनकी वो केराटिन से मिलकर बनी होती है। फेदर्स की टाइप्स लिख लो, वैसे करने की जरूरत नहीं। कॉन्टोर फीदर्स होते हैं, डाउन फीदर्स होते हैं और फेदर्स को हम लोग प्लूमेज भी कहते हैं। बर्ड्स के फेदर के लिए जो दूसरा वर्ड यूज करते हैं वो प्लूमेज का वर्ड यूज करते हैं। ये आपने याद रखना है, प्लूमेज, PLUMAGE, प्लूमेज। और ये एडॉप्टेशन इनकी डिफरेंट तरीके से होती है। ये प्लूमेज फ्लफिंग करते हैं, अपने परों को जो है वो फैला लेते हैं जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो है सर्दी में वो इंसुलेशन का काम करते हैं। ये एंटिंग करते हैं। एंटिंग एक बिहेवियर है बर्ड्स के अंदर, एंटिंग। एंटिंग में क्या करते हैं, ये फॉर्मिका जो आंट्स होती हैं ना, वो जो रेड कलर की छोटी छोटी सी आंट्स होती हैं उनको पकड़ के तो उनको अपनी बीक से जो अपने परों पे जो है वो रगड़ते हैं। उससे क्या होता है, उनके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड। वो फॉर्मिक एसिड जो है इनके फेदर्स पर डिस्पर्स हो जाता है और वो फॉर्मिक एसिड फिर इनको डिफरेंट ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे बचाता है, ठीक है। तो ये एक एंटिंग का बिहेवियर भी बर्ड्स के अंदर होता है।
और क्यों होता है? बिकॉज वो फॉर्मिक एसिड्स की एक पूरी इंसुलेशन लेयर अपने फेदर्स के ऊपर बना लेते हैं। रिप्रोडक्शन जो है इनकी एमनियोटिक एग्स के जरिए होती है। एंडोथर्मिक मैं आपको बता चुकी हूँ कि एंडोथर्मिक वो होते हैं जो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, जो कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर से ही हीट को जनरेट करते हैं। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज ब्रूडिंग। ब्रूडिंग पेरेंटल केयर को भी हम ब्रूडिंग कहते हैं, ठीक है। मॉडर्न बर्ड्स की 8600 स्पीशीज हैं, 20 ऑर्डर्स हैं, जिनमें से 6000 स्पीशीज हम कहते हैं कि सिर्फ अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर है। अमेज़न फॉरेस्ट में बर्ड्स की अप टू 6000 स्पीशीज हैं। अमेज़न फॉरेस्ट कहाँ पे है? ब्राज़ील में। और ब्राज़ील कहाँ पे है? ब्राज़ील है जी नॉर्थ अमेरिका में। आजकल बहुत हाईली हिटेड कंट्री है वो कोरोना वायरस की वजह से, तो वो खबरों में भी ज़्यादा सुन रहे होंगे आप। बेसिकली ब्राज़ील जो है इट इज़ इन नॉर्थ अमेरिका या लैटिन अमेरिका। और उसमें हमने जो उस दिन माउंटेन्स एक देखी थी, याद है आपको? ब्राज़ील की 9000 किलोमीटर लॉन्ग माउंटेन्स, 7200 किलोमीटर लॉन्ग, सॉरी, एंडीज माउंटेन्स, वो भी नॉर्थ अमेरिका में थी, ठीक है। तो उसके साथ ये जो आपके पास ब्राज़ील है, इसके अंदर आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट वो मिलेगा, सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है वो दुनिया का। वहाँ पर हमारे पास 6000 यूनिक बर्ड स्पीशीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। ओवरऑल टोटल 8600 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, 20 ऑर्डर्स हैं, 2 जनरल ऑर्डर्स हैं। फ्लाइटलेस जो बर्ड्स हैं उनको हम रेट्रीट्स कहते हैं, जो उड़ नहीं सकते, जैसे कीवी है उसके अंदर आता है, ऑस्ट्रिच आता है। और दूसरे जो हैं वो कील उनके अंदर नहीं होता। कील क्या होता है? जिसके साथ फैदर अटैच होते हैं, जिससे वो पोजिशनिंग लेती है, तो उसमें नहीं होता है। दैट वाई दे कैन नॉट उड़ नहीं सकते। वो ब्रेस्ट बोन उनके अंदर नहीं होती जो फ्लाइट में हेल्पफुल होती है। मॉडर्न बर्ड्स के अंदर जो है दूसरे ग्रुप जो उड़ सकता है उसको कैरिनेट्स कहते हैं। पहले वाले थे जी रेटाइट्स और दूसरे हैं कैरिनेट्स। पैसेरी फॉर्म्स हैं ज़्यादातर बर्ड्स, और एक्सटर्नल कील इनके अंदर होता है जो फिर इनको उड़ने में मदद देता है। यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। जी मैम। काफ़ी है, समझ आ गई ये चीज़? यस मैम, आ गया समझ। अच्छा, अब थोड़ा सा जीके को कर लेते हैं 5 मिनट, उसके बाद फिर आप लोगों की छुट्टी। आज मैं आपको कुछ इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताती जाऊंगी। आप लोग उसको लिखते जाओगे कि उसके कितने मेंबर कंट्रीज हैं और वो क्या क्या करती हैं।